हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अनअकैडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आता है वो है आपके जालोर दुर्ग। तो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। कल अपन ने सिवाना और भटनेर के बारे में बात की थी भैया, कल अपन ने सिवाना और भटनेर के बारे में बात की थी। तो आज जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो आपके जालोर दुर्ग को लेकर के बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अपना जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग के और क्या क्या प्राचीन नाम अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि ये जालोर दुर्ग आपके सोनगरा पहाड़ी पर स्थित है, मतलब कि सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। इसीलिए इस जालोर दुर्ग को एक नाम दिया जाता है भैया सोनगिरी दुर्ग। ये ध्यान रख लेना, इसी को क्या कहेंगे? सोनगिरी दुर्ग इसको नाम दिया जाता है। मतलब कि जालोर दुर्ग का ही एक नाम आपके क्या हो गया? तो जालोर दुर्ग का ही एक नाम आपके सोनगिरी हो जाएगा। और सोनगिरी क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थापित है, इसीलिए इसको सोनगिरी कहा गया। और जब यहाँ जो चौहान है, ध्यान रखना, जो चौहान है वो आपके सोनगिरी पहाड़ी के हैं, मतलब कि तो यहाँ के चौहानों को भी क्या कहा गया? सोनगरा चौहान। सोनगिरी पहाड़ी पर दुर्ग है तो आपके सोनगिरी दुर्ग हो गया। फिर यहाँ के चौहान क्या कहलाएंगे? तो यहाँ के चौहान आपके सोनगरा चौहान कहलाएंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से। और इसी को क्या कहा जाता है? आपके सोनगढ़। इसी को क्या कहते हैं अपन? तो इसी को अपन सोनगढ़ के नाम से भी जानते हैं भैया, ठीक है ना। आप लोगों से पूछ लेना कल को। अब अपने को तो लगता है कि बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर के अंदर पूछता है कि सोनगढ़ किसको कहा जाता है, तब दिमाग नहीं चलता वहां पर कि सोनगढ़ किसको कहा जाएगा। तब ये अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग कि सोनगढ़ आपके जालोर दुर्ग को कहते हैं। ऐसे ही जालोर का प्राचीन नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप लोग देखें यहां पर जालोर का प्राचीन नाम क्या है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसका प्राचीन नाम आपके जाबालीपुर है। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा गया? इसीलिए इस दुर्ग को जाबालीपुर दुर्ग भी कहा जाता है भैया। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? आपके जाबालीपुर दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक और बात, ठीक है ना, ये जो दुर्ग है इसी दुर्ग का एक और नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। भैया ये बात तो बहुत विशेषकर आप लोग ध्यान रखना, इसी का एक और नाम है आपके, क्या नाम हो जाएगा? सुवर्णगिरी दुर्ग। क्योंकि यहां पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं, यहां पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं क्योंकि यहां पर एक नाम आपके आता है स्वर्णगिरी, एक नाम आपके क्या आ जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग। तो भैया ये ध्यान रख लेना, स्वर्णगिरी दुर्ग आपके कौन सा वाला है? तो जो जैसलमेर वाला है वो आपके स्वर्णगिरी दुर्ग कहलाता है। जो जैसलमेर वाला है वो आपके स्वर्णगिरी दुर्ग कहलाता है, जबकि ये क्या है? आपके सुवर्णगिरी दुर्ग। तो दोनों में अंतर तो होगा ना भैया, दोनों में अंतर तो होगा ना। और ये जिस पहाड़ी पर स्थापित है आपके जालोर दुर्ग, उसी पहाड़ी को एक नाम दिया गया कनकाचल, उसको कनकाचल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, कनकाचल पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण, कौन सी पहाड़ी पर? उसी पहाड़ी को कहते हैं कनकाचल। तो उसी कनकाचल पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण इसको कांचनगिरी भी कहा जाता है। बोलो क्या कहते हैं भैया? इसको कांचनगिरी भी इसको कहा जाता है। तो दुर्ग तो एक ही है, लेकिन भाई दुर्गों के उपनाम तो बहुत हैं, बहुत सारे, सब दुर्गों के लगभग अपन उपनाम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। हाँ जी, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, हाँ, क्लास को शेयर करिएगा आप लोग थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को एक एक चीज के बारे में पता चले भैया। अब आगे बात करते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। तो पहले जालोर दुर्ग ले लेता हूं आप लोगों के लिए, अब मेरे पास अवेलेबल तो है ही भैया, तो आप लोगों के लिए जालोर दुर्ग ले लेता हूं भैया। देखो आपके कौन सा दुर्ग जालोर दुर्ग है, देखिएगा आप लोग इसके अंदर। तो अगर जालोर दुर्ग के बारे में अपन बात करें तो जालोर दुर्ग अपना, और ये रहा जालोर दुर्ग, ठीक है ना, ये अपना जालोर दुर्ग है भैया।
ये जो आप देख रहे हैं ये अपना कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो ये अपना आपके जालोर दुर्ग हो जाएगा भैया, ठीक है ना। अब इस जालोर दुर्ग के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन सभी पर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या गजब का दुर्ग है, ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे कोई सफेद संगमरमर का काम यहां पर हुआ हो। दूर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सफेद संगमरमर का काम यहां पर देखने का हुआ हो। डीएन की धड़कन, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो अब ये ध्यान रख लेना आप लोग, अब जो प्रश्न बनेंगे वो आपके छोटे छोटे बड़े प्यारे प्रश्न बनेंगे भैया। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न बनता है भैया कि ये जो आपके जालोर दुर्ग है कौन सी नदी के किनारे है। मेरे को तो नहीं पता, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूं भैया कि जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, फटाफट से बताइए। देखिए आप लोग, जालोर दुर्ग आपके कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो जालोर दुर्ग है ये आपके कौन सी नदी के किनारे स्थापित है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भैया, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम भी मैंने आप ही लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न भी मैंने आप ही पर छोड़ दिया, तीसरा भी मैंने तो आप ही पर छोड़ दिया, इसका निर्माण। जिसको जैसा जैसा आता है बताए जाओ भैया। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो इन 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। मनोज शर्मा, बिल्कुल नमस्कार भैया। अमिता जी को भी नमस्कार, रफ्तार को भी नमस्कार, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखो आप लोग यहाँ पर सूखड़ी नदी, बोलो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, सूखड़ी नदी के किनारे। ध्यान रखना भैया क्योंकि दुर्ग का चैप्टर चल रहा है, पता नहीं अब कब जाकर के सदियों बाद नंबर आए, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़ ही लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो जालोर दुर्ग आपके सूखड़ी नदी के किनारे है भैया। दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी पहाड़ी पर है, तो मैंने आपको कहा ना कनकाचल, कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर, ठीक है ना। क्या कहा मैंने आपको, कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थापित है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थापित दुर्ग है ये आपके। तो 2 बातें, नदी कौन सी, सूखड़ी, और नदी कौन सी, सूखड़ी, और ध्यान रख लेना आप लोग पहाड़ी कौन सी, कनकाचल भैया। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर अपने को यहाँ पर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं निर्माण के बारे में। तो अगर निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण करवाता है आपके कौन, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। ये ध्यान रख लेना आप लोग, जिसको कहते हैं मलेच्छों का नाशक। और ये मलेच्छों का नाशक है, मतलब कि अरबियों को जो घुसने नहीं देता था भारत में। कौन से वंश का है ये, प्रतियार वंश का शासक है। लेकिन ये भी ध्यान रख लेना आप लोग साथ की साथ कि ये तो भैया केवल निर्माता है। अगर आप लोगों से पूछे कि पुनः निर्माण कौन करवाएगा, तो पुनः निर्माण परमारों द्वारा करवाया गया भैया। अगर पुनः निर्माण की बात है तो पुनः निर्माण करवाते हैं आपके परमार। कौन करवाते हैं, परमार। और परमारों में भी धारावर्ष, ध्यान रख लेना आप लोग, मतलब कि क्या नाम, धारावर्ष। धारावर्ष परमार ने इसका पुनः निर्माण करवाया। तो ये आप लोग दोनों शासकों के नाम याद रखना भैया, केवल 2 ही तो याद रखने दोनों में, ठीक है ना। नागभट्ट फर्स्ट तो करवाता है निर्माण, और ये ध्यान रखना आप लोग धारावर्ष परमार इसका करवाता है पुनः निर्माण। धारावर्ष परमार इसका पुनः निर्माण करवाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से। समझ में आई मेरी बात, यहां पर विशेषकर ध्यान रखना। दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट है। इतना और बता देता हूं आपको, अगर आप लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाना जाएं तो ये ध्यान रख लेना, ये जो बात है ये दशरथ शर्मा के अनुसार है भैया। निर्माण किसके अनुसार है, दशरथ शर्मा के अनुसार। और पुनः निर्माण किसके अनुसार है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका पुनः निर्माण धारावर्ष परमार ने करवाया। लेकिन एक मुद्दा और उठ गया, फिर यहां पर एक मुद्दा और उठ गया। बोले सर ये जो दीवार जा रही है ना, ये चारों तरफ जो इसके दीवार जा रही है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। हाँ बिल्कुल, देखो ये पूरी, ये यहां से घूम करके ये गई, ये जो चारों तरफ की देखो आप लोग, ये जो दीवार जा रही है, ध्यान से देखना इसको। मैं व्हाइट पेन से कर देता हूं जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखे। तो बोले सर ये जो दीवार जा रही है, ये दीवार जो पूरी घूम घाम करके पूरा अपना एरिया बना करके, ठीक है ना, ये देखो आप लोग खत्म हो गई, खैर मेरे तो अब आ नहीं रही है पूरी। तो इस दीवार को कहते हैं परकोटा। बोलो क्या कहेंगे, इसको परकोटा कहेंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना आप। एक और प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पर कि इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण कौन करवाएगा, ठीक है ना। इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण, अरे भैया परकोटे का मतलब होता है चारों तरफ दीवार का निर्माण, चारों तरफ दीवार का निर्माण। तो जब अगर अपन जालोर के चौहान पढ़ चुके आप लोग, अगर आपने किसी ने मेरे से जालोर के चौहान पढ़े हैं तो उसको तो तुरंत उत्तर याद आ जाएगा, उसको तो याद हो जाना चाहिए समर सिंह। बोलो क्या उत्तर आएगा भैया, तो ये ध्यान रख लेना समर सिंह चौहान। इसके अंदर परकोटे का निर्माण करवाएगा आपके समर सिंह चौहान। हालांकि इनको सोनगरा भी कह सकते हैं ना अपन, सोनगरा भी तो कह सकते हैं आपके। ये समझ में आ गई बात यहां पर, तो ये अच्छे से याद रख लेना। फिर दूसरी बात,
आप चलो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन अगर कोई दुर्ग है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ दुर्ग, सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ मतलब कि जिसका परकोटा बड़ा गजब का हो, तो वो आपके कौन सा माना जाता है? वो आपके जालोर। बोले नहीं सर मेहरानगढ़। अरे मेहरानगढ़ भैया 1459 में बना है, जबकि जालोर आपके प्रतिहार कालीन है, और वो भी नागभट्ट फर्स्ट के टाइम का, इससे पुराना तो कोई दुर्ग है नहीं भैया, ध्यान रख लेना आप लोग। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ अगर कोई दुर्ग है तो वो आपके यही है भैया, ठीक है ना, आपकी यही है। और जालोर को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो मुझे इतना सा बता दो कि आप गुजरात में नहीं कूद जाओगे क्या? अरे जालोर को जैसे ही क्रॉस करोगे तो गुजरात में कूद जाओगे ना आप। तो इसीलिए तो मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि ये आपके मारवाड़ एवं गुजरात की सीमा पर स्थापित है भैया, ठीक है ना, मारवाड़ एवं गुजरात की सीमा पर स्थापित है। तो ये भी ध्यान रख लेना कि मारवाड़ एवं गुजरात की सीमा पर स्थापित है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा भैया? तो आपके हो जाएगा भाई जालोर दुर्ग, ठीक है भाई। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो ये आपके जालोर दुर्ग हो जाएगा भैया। कईयों को पढ़ा रहा हूं लेकिन नाम ही नहीं पता कईयों को, तो कि बोले ये कौन सा दुर्ग है? बोले सर भैया ये जालोर दुर्ग है भाई। कौन सा दुर्ग है ये आपके? तो ये आपके जालोर दुर्ग है लाडलो। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। तो ये अच्छे से याद रख लेना आप लोग कि मालवा एवं गुजरात की सीमा पर आपके कौन सा दुर्ग स्थापित है? तो वो आपके स्थापित है कौन सा? जालोर दुर्ग, ये वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मालवा एवं गुजरात के मध्य, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे और कौन सी बात निकल करके आती है जालोर दुर्ग के बारे में, वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं भैया। और कौन सी बात अपनी जालोर दुर्ग के बारे में निकल करके आती है उस पर भी अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं भाई। तो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया, ठीक है ना, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिएगा आप लोग, ये अपने जालोर दुर्ग, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया बेहतरीन, क्या गजब का दुर्ग लग रहा है दूर से देखने पर तो, जालोर दुर्ग, ठीक है ना। अब ये जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब सबसे पहली बात, इसी दुर्ग के अंदर आपके 778 ईस्वी में, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि दुर्ग से केवल दुर्ग की बात ही कंप्लीट होती होगी। दुर्ग से इतिहास भी जुड़ा हुआ है, दुर्ग से कल्चर भी जुड़ी हुई है। प्रीति कुमारी जी अभी तक केवल और केवल 2 स्लाइड पढ़ाई है, ठीक है ना। तो देखो आप लोग 778 ईस्वी के अंदर, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि भैया विक्रम संवत के लिए 57 जोड़ दिए जाते हैं, तो 57 जोड़ी दो ना भैया, तो विक्रम संवत हो जाएगा आपके 835। विक्रम संवत आपके क्या हो जाएगा? 835। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको साहित्य पढ़ा रखे हैं भैया, 778 ईस्वी के अंदर, मतलब कि विक्रम संवत 835 में जालोर दुर्ग के अंदर एक राइटर थे, जालोर दुर्ग के अंदर एक राइटर थे जिनका नाम था उद्योतन सूरी। क्या नाम था भैया? उद्योतन सूरी। और इन्हीं उद्योतन सूरी ने एक रचना लिखी थी, इन्हीं उद्योतन सूरी ने एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था कुवलय माला। जरूर याद रख लेना भैया। अब बोले सबसे पहला प्रश्न तो बोले कुवलय माला ग्रंथ का रचयिता कौन है भैया? तो कुवलय माला ग्रंथ का रचयिता उद्योतन सूरी है भैया। उद्योतन सूरी की रचना का नाम क्या है? कुवलय माला। कुवलय माला ग्रंथ की रचना कब हुई भैया? 778 ईस्वी में। रचना कौन से दुर्ग में हुई? तो इसकी रचना आपके जालोर दुर्ग के अंदर हुई। और ऐसा कहते हैं कि ये जो कुवलय माला है, इस कुवलय माला के अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखना, 18 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। छोटी सी बात है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। और इन 18 भाषाओं के अंदर राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाली, ठीक है ना, इसके अंदर राजस्थान की कौन सी भाषा शामिल है? तो इन 18 भाषाओं के अंदर राजस्थान की मरु भाषा शामिल है, ठीक है ना, जिसको प्रेजेंट में अब अपन मारवाड़ी का रूप दे रहे हैं भैया, जिसको प्रेजेंट में अपन मारवाड़ी का रूप दे रहे हैं। तो ये ध्यान रख लेना अपने, अगर आप लोगों से पूछे कि राजस्थान की मरु भाषा, या फिर यूं कहूं कि राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले कौन सा शब्द काम में लिया गया, तो राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले मरु भाषा शब्द काम में लिया गया। और मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? तो मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख आपके कुवलय माला के अंदर मिलता है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की मरु भाषा भी इसके अंदर शामिल है,
ठीक है, चलिए साहब दूसरी एक और बात सुनो। इसी जालोर दुर्ग के अंदर आपके जब अपन जोधपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना भैया, जब अपन जोधपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना, तो जोधपुर प्रजामंडल के अंदर मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को कि जोधपुर प्रजामंडल के अंदर एक विशेष बात सुनना आप लोग। जोधपुर प्रजामंडल ने जब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, 1942 के अंदर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो जब जोधपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया, तब जयनारायण व्यास जो थे ना, उन जयनारायण व्यास को तो आपके सिवाना दुर्ग में नजरबंद करके रखा था, मतलब कि इन सबको अरेस्ट करना था ना, तो जयनारायण व्यास को तो सिवाना दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया, और बाकी जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी को आपके किसमें, जालोर दुर्ग के अंदर अरेस्ट करके रखा गया। ठीक है ना, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे देखो उनके अंदर एक थे मथुरादास माथुर, अब ये नाम भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इन्हीं के अंदर थे आपके मथुरादास माथुर, इन्हीं के अंदर थे आपके रणछोड़ दास गट्टानी। ध्यान रख लेना भैया, रणछोड़ दास गट्टानी तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है भैया, जिन्होंने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। ठीक है ना, रणछोड़ दास गट्टानी 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद का गठन करने वाले रणछोड़ दास गट्टानी, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा गणेशी लाल व्यास, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है ना, जरूर याद रखना, गणेशी लाल व्यास का नाम भी इसके अंदर आपके आता है। तो ये ठीक है ना, गणेशी लाल व्यास। और सुनना मेरी बात, हालांकि और भी नाम मैं इसके अंदर लिख सकता हूं, ठीक है ना, एवं जोधपुर प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता, ध्यान रख लेना आप लोग। क्या लिखा मैंने आपके यहां पर, एवं जोधपुर, इंपोर्टेंट नाम मैंने लिख दिए, जोधपुर प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता, जोधपुर प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ताओं को यहीं पर नजरबंद करके रखा गया था। ठीक है ना, जोधपुर प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया भैया। कहां पर नजरबंद किया, तो जालोर दुर्ग के अंदर नजरबंद किया। लेकिन अपवाद क्या है, अरे अपवाद क्या है भैया, ठीक है ना। हाँ सर, आपकी YouTube पर दुर्गों की वीडियो कब तक रहेगी, नो आइडिया भैया, हो सकता है कि भाई कोई वीडियो बीच के अंदर ऑब्जेक्ट में आ जाए, ऑब्जेक्शन में आ जाए, हट जाए भाई, तो कोई भरोसा नहीं होता ना इनका। तो देखो आप लोग यहाँ पर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके अंदर अपवाद क्या था, जय नारायण व्यास। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग, जय नारायण व्यास को छोड़ करके बाकी जितने भी थे उन सबको नजरबंद करके रखा गया था। किसको छोड़ करके, जय नारायण व्यास को छोड़कर, क्योंकि जय नारायण व्यास को कौन से किले में, जय नारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद किया गया था। ये जो जय नारायण व्यास है इनको कौन से किले में, तो इनको सिवाना किले के अंदर नजरबंद किया गया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो आप यहां पर, इसके बाद में एक और छोटी सी बात ध्यान से सुनना आप लोग। जोधपुर के अंदर एक समय ऐसा आया जब शासक बने महाराजा भीम सिंह। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर एक, जोधपुर बता रहा हूं आपको तो क्या हो गया बीच में, तो जोधपुर के अंदर आपके शासक बने जिनका नाम था महाराणा भीम सिंह। अब महाराणा भीम सिंह जो थे उनको यह बताया गया कि तुम्हारे बीच में, महाराणा भीम सिंह क्या कर रहे थे, उनके बीच में जो भी रोड़ा आता उसको हटाते थे भैया वो। ठीक है ना, उनको लगता कि ये राजा बनने वाला है, पत्ता काट दो बोले, ये राजा बनने वाला है बोले, पत्ता काट दो बोले। ठीक है ना, तो वो इस प्रकार का काम किया करते थे। तो भाई उसी समय बीच में था मान सिंह, तो मान सिंह को लगा कि बोले अपना भी तो पत्ता कट सकता है, बोले अपना भी तो पत्ता कट सकता है बोले, तो मान सिंह जोधपुर छोड़ करके सीधे कहां आ गया, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, मान सिंह जोधपुर छोड़ करके सीधे जालोर में आ गया था। मतलब कि एक और बात यहां पर, ठीक है ना, एक और बात ध्यान रख लेना कि जोधपुर के महाराजा, हालांकि उस समय राजा नहीं थे, जोधपुर के महाराजा मान सिंह, इन जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने 10 सालों तक, जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने और 10 सालों तक, ये ध्यान रख लेना, शरण ली। बोलो कहां पर शरण ली थी, तो ये आपके जालोर दुर्ग के अंदर शरण ली थी। और ये जो मान सिंह है इसको कहते हैं सन्यासी राजा, क्योंकि इसने सन्यास ले लिया था भैया। ठीक है ना, हाँ 10 सालों तक शरण ली थी इसने। उसके बाद में, और सामने एक मंदिर था जिसका नाम था सिरे मंदिर। सिरे मंदिर के अंदर एक गुरु थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। उन आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी करी, जब ये मान सिंह छोड़ छाड़ करके कहीं दूर जा रहा था, बोले अब 10 साल हो गए, कब तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा।
10 साल हो गए भैया, कब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। तो मान सिंह जा रहा था, तो नीचे सिरे मंदिर था जालोर दुर्ग के सामने, तो वहां पर एक गुरुजी बैठे थे आयस देवनाथ। उन्होंने बुलाया, बोले इधर आ। बोले कहाँ जा रहा है? बोले जा रहा हूँ। बोले क्या ही करूंगा? बोले दुनियादारी में, राजा बनने में नंबर आना नहीं, और 10 साल से यहाँ पढ़ा हूँ, कहीं और जाऊंगा, कोई बढ़िया काम करूंगा, नौकरी धंधा करूंगा। बोले ठीक है ना। तो आयस देवनाथ ने कहा, बोले रुको, ठीक है ना। बोले अब देखना, बोले भीम सिंह जी मरने वाले और तुम्हारा नंबर आने वाला है राजा बनने में। और वो भविष्यवाणी सच हो गई भैया, वो भविष्यवाणी सच हो गई भाई साहब। और मान सिंह जी ने आयस देवनाथ को अपना गुरु मान लिया। मान सिंह जी ने आयस देवनाथ को अपना क्या मान लिया? गुरु मान लिया। बोले आप ही तो सबसे गजब के आदमी हो। बोले मतलब कि आयस देवनाथ की भविष्यवाणी से और आपके मान सिंह जी क्या बने थे? राजा बने थे। तो तुम भी ढूंढो ऐसे कोई भविष्यवाणी कर दे, तुम भी ढूंढो थोड़ा बहुत ऐसे कोई भविष्यवाणी कर दे। तो चलो फटाफट से अभी तो आप स्क्रीनशॉट लो, भविष्यवाणी से नहीं लेकिन स्क्रीनशॉट से तो आपके नंबर आ ही जाएगा भैया, ठीक है ना। चलिए साहब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। तो देखो इसके बाद में आगे अपन बात करें तो जालोर दुर्ग के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये भी याद होना बहुत जरूरी है भैया कि जालोर दुर्ग के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बताते हैं आपको जालोर दुर्ग के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनो आप लोग यहाँ पर, ये लो भैया आपके जालोर दुर्ग, ठीक है ना। अब इस जालोर दुर्ग के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इस दुर्ग के अंदर आपको, कौन से दुर्ग में भाई? जालोर दुर्ग के अंदर। हाँ, कभी कभार तो यही पता नहीं लगता जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं कि ये दुर्ग कौन सा चल रहा है। बोले ये दुर्ग कौन सा चल रहा है, तो मैं पहले ही लिख देता हूं यहां पर कि ये भैया सारी चर्चाएं जालोर दुर्ग की चल रही हैं। तो जालोर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कि नहीं किया, ये बताओ। इधर देखो, तो जालोर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1311, आप तो बता ही रहे हो। देखो सबसे पहली बात तो जालोर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा अलाई दरवाजा मस्जिद। मस्जिद का नाम है जी, मस्जिद का नाम है जी अलाई दरवाजा मस्जिद, ठीक है ना। अलाई दरवाजा मस्जिद आपको यहां पर देखने को मिलेगी भैया। एक तो ये ध्यान रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी बनवा के गया भैया, ऐसा कहते हैं कि इसको तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। बाद में यहां पर तोपखाना स्थापित हुआ होगा, इसलिए इसको तोपखाना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसी को क्या कहते हैं भैया अपन? तोपखाना मस्जिद भी इसको कहते हैं। छोटी सी बात। फिर यहीं पर आपको देखने को मिलेगी खिलजी मीनार। अलाउद्दीन खिलजी आया तो कुछ तो काम करके ही जाएगा भैया, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी खिलजी मीनार। आई बात समझ में? खिलजी बिल्कुल अलाई दरवाजा मस्जिद है इसमें, तो मैंने बता दिया बिल्कुल। चलिए इसके बाद में देखो, मैंने आप लोगों को बता रखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी संत मलिक शाह की दरगाह। किसकी दरगाह देखने को मिलेगी? तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी संत मलिक शाह की दरगाह। संत मलिक शाह की दरगाह आपको यहां पर देखने को मिलेगी भैया, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। संत मलिक शाह की दरगाह आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर सुनो आप लोग, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी एक बावड़ी। एक बावड़ी है जी, और वो बावड़ी क्या है? सोन बावड़ी नाम है उसका, मीठे पानी के लिए बहुत फेमस है भैया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, संत मलिक शाह। और मैंने क्या कहा आपको कि यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, बोले क्या? सोहन बावड़ी। बोलो क्या? सोहन बावड़ी। पानी बड़ा मीठा है, कभी जाइएगा पीकर आइएगा, ठीक है ना। सोहन बावड़ी ऐसा कहते हैं, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध। तो ये जो सोहन बावड़ी थी मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध थी। कितना गजब का दुर्ग है बताओ यहां पर। इसके अंदर भी आपके कीर्ति स्तंभ स्थापित है, ठीक है ना। इसके अंदर भी आपके कीर्ति स्तंभ स्थापित है। बोले ये तो आज ही सुन रहे हैं बोले हम कि जालोर दुर्ग के अंदर भी कीर्ति स्तंभ। तो ये परमार कालीन है भैया, ठीक है ना। ये आपके परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये आपके परमार कालीन कीर्ति स्तंभ यहां पर बताया जाता था। अब तो खैर इसके अवशेष ही मिलेंगे भैया, अब तो खैर क्या ही बचा होगा, ये अब तो केवल अवशेष है। तो ये ध्यान रख लेना, यहां पर आपको परमार कालीन कीर्ति स्तंभ देखने को मिलेगा भैया। ये चीजें तो सारी याद करनी पड़ेगी। जोगमाया और चामुंडा माता का मंदिर आप यहां पर देख सकते हो, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना अच्छे से कि यहीं पर आपको मंदिर देखने को मिलेगा। एक तो जोगमाया एवं चामुंडा माता का मंदिर, जोगमाया एवं चामुंडा माता का मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लो भैया, ठीक है ना। इसके अलावा
अभी तक जो बातें आई उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये याद रखना, भूल मत जाना भैया, एक ये वाला याद रखना, भूल मत जाना, और एक स्वर्ण बावड़ी। ये 3 बातें तो 100% याद रखना, ठीक है ना, 100% याद रख लेना भैया आप लोग। समझ गए मेरी बात को यहां पर। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगी जालंधर नाथ की गुफा एवं छतरियां, ठीक है ना। अब देखो छोटी छोटी बातें यहां पर आपको देखने को मिलेगी जालंधर नाथ की गुफा, क्योंकि ध्यान रखना जालोर का जो सिरे मंदिर है वो जालंधर नाथ जी की पीठ है मुख्यतः। तो यहां पर आपको जालंधर नाथ की गुफा एवं छतरी भी देखने को मिलेगी, एवं छतरी भी देखने को मिलेगी जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। मानसिंह यहां पर आकर के रुका तो मानसिंह राठौड़ के महल भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर मानसिंह आकर के रुका था। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मानसिंह राठौड़ के महल, ये भी आपको देखने को मिलेंगे भैया यहां पर। फिर जालोर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो यहां पर जो आपके और विश्वासघाती था वो था दहिया, दहिया राजपूत बीका। और दहियाओं का पहले भी यहां पर थोड़ा सा मैं बताऊं आप लोग, ये जो दहिया थे ये आपके चौहानों के सामंत रहा करते थे। तो एक विश्वासघाती निकल गया तो क्या हुआ, बाकी वंश तो बहुत गजब का था भैया। जालोर वालों की सेवा करी इन दहियाओं ने, इसीलिए यहां पर एक दरवाजा मिलता है जिसका नाम है दहिया पोल। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी भैया वीरम देव की चौकी। क्या देखने को मिलेगी, वीरम देव जो कि कानड़ देव का और पुत्र था, वीरम देव की चौकी यहां पर आपको देखने को मिलेगी भैया। आई बात समझ में, वीरम देव की चौकी भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।